जॉब के साथ हर रोज 3-4 आवर्स पढ़ पाती थी। तो ऐसा क्या मैजिक था? मैजिक इज जस्ट हार्ड वर्क, डोंट पिटी योरसेल्फ। एक्सक्यूजेस मत दो किसी भी चीज के लिए। ऑल इंडिया रैंक पे जब आपका 5th नंबर आया, वहाँ तो आपने जॉब भी नहीं छोड़ी, फिर कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी। कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ कोचिंग से होगा दैट इज अ मिथ। आपने पहले आईसीआईसीआई बैंक में जॉब स्टार्ट किया था। इनिशियली दीज बिग बिल्डिंग्स यूज्ड टू फैसिनेट मी। कितना बड़ा ऑफिस है और यहाँ पे काम करने मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। कोई तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा ना जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे यूपीएससी में जाना है। The first day I entered ICICI बैंक, यहाँ पे जाने के बाद वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो गई। यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी। यू आर नॉट गेटिंग एन ओवरऑल पिक्चर। पढ़ाई के लिए दिल्ली आई तो आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। किसी भी स्टूडेंट ने कभी ऐसा कुछ कमेंट किया, कुछ ऐसा महसूस कराया कि अरे ये तो वहाँ से आई है? मैंने कभी किसी को उतना मौका नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को इतना स्पेस दिया कि कोई मेरे बारे में मेरे सामने आके मेरे को ऐसे बोल सके। जैसे इतना बड़ा शिफ्ट था आपके लिए, तो कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ? Everybody out there has to have a high self-esteem. Think good about yourself. जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट और सिर्फ कोचिंग नहीं, तो इसका मतलब जो ये बना हुआ है माफिया, कोचिंग माफिया ही बोला जाएगा इसको, जो इतनी फीस पेरेंट्स के। करेक्ट। शेड्स ऑफ लाइफ की रेजिलेंस स्टोरीज आप लोग देख रहे हैं और पता चल रहा है आपके कमेंट से कि आपको पसंद भी बहुत आ रही हैं, लेकिन लाइक और शेयर कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि तभी आपके एक सब्सक्रिप्शन बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे हमें बहुत मदद मिलेगी और हम इस परिवार को बड़ा कर पाएंगे और आपके लिए ऐसी ही रॉ और सच्ची कहानियाँ आप सबके सामने लेकर आ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे देश में बेटियों की पढ़ाई को एक इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। वहीं गांव की एक लड़की जिसने कॉन्वेंट स्कूल से तो पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे उसके पास, ना ही उसने किसी भी तरह की कोई कोचिंग की, लेकिन फिर भी बिना कोचिंग के उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और आज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पर काम कर रही हैं। आज की जो ये कहानी है वो सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल की कहानी भी है, जो कि विलेज के माइंडसेट को तोड़ती है, जहाँ पे गांव के अंदर लड़कियों के सपनों को देखने से पहले ही तोड़ दिया जाता है, या फिर यूँ कहे उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ वाले पिंजरे में डाल दिया जाता है। वेलकम टू शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता। आज के जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं शिवानी चौहान जी, आईएएस ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में वर्किंग है और जिन्होंने अपनी हर परेशानी को अपनी ताकत बनाया और उन चुनौतियों से लड़कर आज वो यहाँ तक पहुंची हैं। वेलकम शिवानी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वी आर ऑल्सो डिलाइटेड टू टॉक टू यू। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि गाँव की दहलीज पार करके जब आप शहर तक पहुंची, आपने एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा, तो क्या गांव से कुछ आवाज़ें आई ऐसी जिसे ताने कहते हैं घर वालों के सामने कि अरे ये लड़की तो है, कितना पढ़ा लोगे, क्या करेगी इतना पढ़कर, 2 दिन में वापस लौट आएगी? इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरा गांव का नाम आलमपुर है, जो कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले जो बड़े सपने देखे हैं वो सिर्फ मैंने नहीं देखे हैं, मेरी फैमिली है जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारी फैमिली में सब टीचर्स लोग हैं, वहाँ पे सब आसपास वाले स्कूल्स में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे जो दादाजी थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, बट मेरे बाबा ने मेरे लिए वो सपने देखे थे कि ये लड़की पढ़ाई अच्छी करती है तो कुछ बड़ा नाम करेगी, और उनका पहले से ही था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, कुछ अच्छी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि गांव का माइंडसेट वैसा होता है या फिर लड़कियों को उतना पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे बढ़ाया जाता है, तो घर से मुझे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया एंड इट वाज मोर लाइक अ पुश फ्रॉम माय फैमिली इटसेल्फ। मतलब दे वर मोर इनटू एजुकेशन। कभी ऐसे नहीं था कि भाई घर के काम करो या फिर नहीं तुमको पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बट इट वाज मोर लाइक कि तुमको टॉप करना है, तुमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वाज डूइंग वेल इन माय स्टडीज फ्रॉम द स्टार्ट। बट जो माइंडसेट है वो आसपास के लोगों में वैसा ही है और वैसा ही था तभी भी। अभी भी आई थिंक थोड़ा चेंज आया है। आपको देख के? मुझे देख के बोल सकते हैं, या फिर धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं वहाँ से, गांव से भी लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी जॉब्स में जा रही हैं। तो
तो उसकी वजह से लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट पहले मैंने ये लाइनें काफ़ी सुनी है, पहले भी थी कि भाई लड़की है, पराया धन है, तो इतना पढ़ लिख के कहाँ ही जाना है। लेकिन घर में तो मैं कहूँगी कि पॉजिटिव पुश हमेशा से ही मेरे साथ रहा है और सारे बच्चों के साथ रहा है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है जो सबसे छोटा है। तो उसी वजह से बाकी सारे लोगों का रहता था कि भाई 3 लड़कियां हैं, शादी वादी करनी है इनकी, एक साथ बड़ी हो रही हैं सारी। बट माई पेरेंट्स नेवर गिव देयर थॉट्स इन टू दैट डायरेक्शन। उनका हमेशा से था कि हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, पढ़ाई लिखाई इनकी करवाएंगे, उसके बाद इनकी मर्जी है आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, क्योंकि गांव में तो ये माइंडसेट होता है कि भैया इनको इतना ही पढ़ाओ जितना अगले घर जाके एडजस्ट कर सके। ये डायलॉग्स बोलते ही हैं लोग, वो डायलॉग्स हमेशा रहते हैं। कैसे उस पे वोट किया कि कैसे, मतलब वो मेरे लिए कभी नेगेटिव वो थोड़ा बहुत होता था कि भाई पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। बट जब आपका घर वालों का सपोर्ट रहता है एंड योर फैमिली इज लुकिंग आफ्टर योर ड्रीम्स, तो फिर इतना परेशानी आपके आसपास के लोगों से नहीं होती है। इट वॉज ईजी फॉर मी टू नेविगेट एंड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज जो भी थॉट्स वहाँ गाँव के थे। और अभी आई थिंक धीरे धीरे जब लोग आगे निकल रहे हैं तो गांव वालों को भी लग रहा है कि अब तो लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। लड़के फिर भी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं लेकिन लड़कियां फिर भी बहुत मेहनत करती हैं और बचपन से ही आई थिंक ज़्यादा मेहनती होती हैं। तो अब शायद धीरे धीरे वो सोच बदल रही है। लाइक ये भी रहा होगा ना, मैंने आपका रिसर्च किया कि आपने पहले आईसीआईसीआई बैंक में जॉब स्टार्ट किया था। हाँ। तो फिर वो जॉब छोड़ के जब आपने ये यूपीएससी का या एग्जाम आपने ड्यूरिंग द जॉब भी दिया और फिर आपने क्लियर करके इसमें ज्वाइन किया, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि अरे जॉब काफ़ी नहीं थी क्या, ये यूपीएससी कहाँ क्लियर कर पाएगी लड़की? क्योंकि आपको कितना टाइम हो गया आपको क्लियर किए हुए, कौन से ईयर में किया था आपने? मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी थी। बेसिकली मेरी जर्नी इकोनॉमिक्स की ही रही है। सो स्टार्टिंग में अंडर ग्रेड भी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तभी मैं पहली बार ही दिल्ली आई थी फ्रॉम माय विलेज टू स्टडी। उसके बाद पीजी मैंने किया, वो भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट मेरा लगा था। सो उसके बाद फिर हम लोग हैदराबाद गए क्योंकि प्लेसमेंट वहीं पे था एंड आई वाज पोस्टेड एज डेटा एनालिस्ट वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे उस टाइम पे आई थॉट अगेन देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड कि भाई तुमको अभी जॉब करनी है या क्या करना है, बिकॉज पीजी खत्म हो रहा था तो उसके बाद जॉब देखनी थी या फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी। इंटरप्ट करूंगी, पेरेंट्स का तो सपोर्ट था लेकिन फैमिली में और भी तो रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि अरे जॉब चल तो रही है, ये यूपीएससी जो पे जाकर क्या करना है? इन्हें रिलेटिव्स वगैरह को इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, तो जो करना है अपने मन से करो। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का तो मेरा पहले से ही था कि मेरे को पढ़ाई इसी डायरेक्शन में मेरे को जाना है और इसी तरफ काम करना है अपने फ्यूचर में। लेकिन उस टाइम पे आई थॉट कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज मोर इम्पोर्टेंट एंड एज आई एम द एल्डेस्ट डॉटर ऑल्सो इन माई फैमिली, सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ चांस। और अच्छी खासी जॉब भी मिल रही है, अच्छा प्लेसमेंट है। सो और इट इज़ मतलब मेरी फील्ड में भी है। तो फिर वहाँ पे 2-2.5 साल मैंने काम किया वहाँ पे। जॉब अच्छी थी, अच्छा मेरी टीम भी अच्छी थी। इट वाज नॉट लाइक कि बिकॉज ऑफ द बैड कंपनी और बिकॉज ऑफ बैड वर्क लाइफ एनवायरनमेंट मेरे को उस चीज़ से वो चीज़ नहीं थी कि उसकी वजह से मैंने छोड़ने का सोचा टू एंड कमिंग टू यूपीएससी। इट वाज मोर लाइक कि वो मेरे में पहले से ही मोटिवेशन था कि मेरे को जाना उधर ही है। बट फॉर सम टाइम आई थॉट कि इट विल बी गुड फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो उसके लिए मैंने जॉब स्टार्ट की और फिर उसके साथ ही मैंने फिर सेकेंड ईयर में पढ़ाई शुरू करी थी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम के लिए। जॉब के साथ आपकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी बनी रहती है। लेकिन कोई तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा ना जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे यूपीएससी में जाना है, कोई ऐसी मोटिवेशन किक जो आपको लगी हो कि नहीं दैट विल बी अ पावर मूव फॉर मी, आई शुड नॉट लिव लाइक अ नॉर्मल सेटल लाइफ की 9 to 5 जॉब या मैक्सिमम कभी ज्यादा वर्कलोड है तो आपने एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लिया एंड देन गो टू होम एंड जस्ट have your food and everything, not a settled life, ordinary life. I want to change something and do something else. That turning point, that kick, what was it? Correct. See, initially these big buildings used to fascinate me. Like corporate buildings आप देखते हो इतनी बड़ी बड़ी buildings हैं तो बाहर से लगता है कि कितना बड़ा ऑफिस है और यहाँ पे काम करने मिलेगा तो कितना अच्छा होगा. But it was all good. It was big office. But the first day I entered my bank, ICICI Bank, I was very clear that day itself कि I don't want to stay here for very long time. मतलब it's fine, office अच्छा, but पता नहीं, it was more like कि
ऐसे यहाँ पे काम करना मतलब ठीक है, अच्छा काम है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इट वाज अ रियली गुड जॉब, बट फॉर मी आई थॉट कि ऐसे तो लाइफ स्पेंड नहीं करनी है कि बस रोज आके बस आप अपना कोड लिख दिया या फिर यू आर वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट बट यू आर नॉट गेटिंग एन ओवरऑल पिक्चर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बस छोटा सा पार्ट मिल रहा है करने के लिए, आपको ये नहीं पता है कि बाकी गोल्स क्या हैं। तो इट इज़ जस्ट अ वेरी नैरो जॉब एंड दैट वाज आल्सो अ पुश फॉर मी, क्योंकि दिमाग में तो था मेरे पहले से कि भाई आपको सिविल्स करना है, लेकिन वो यहाँ पे जाने के बाद वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो गई कि यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊँगी। तो मेरे को अपना प्लान बी के लिए, जो मेरा प्लान ए था पहले से ही बट अभी मैं जॉब में आ गई थी उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ठीक है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है बट इसके साथ साथ पढ़ाई शुरू करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक मतलब अच्छी जॉब कर पाओ, स्टेबल ज़िंदगी जी पाओ। और दूसरा ये कि एक मतलब वाइडर पर्सपेक्टिव होगा आपको चीज़ों को लेके आप, और इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद द गवर्नमेंट। सो या डेफिनेटली आपको चांस मिलता है कि आप अपनी कंट्री के लिए भी किसी भी वे में किसी सर्विस या किसी डिपार्टमेंट या किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकें। करेक्ट। आपने बताया कि आप आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आई, तो आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है वहाँ का एनवायरनमेंट। तो कैसे आपने उस प्रेशर को मतलब हैंडल किया, बिकॉज कल्चरल चेंज था, टोटली शिफ्ट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस टू डिफरेंट प्लेस एंड कल्चरल चेंज। तो वो मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल किया, दूसरा फिर उसी सिचुएशन में आपको आईएएस की प्रिपरेशन करने का कैसे आपने मैनेज किया? तो कमिंग फ्रॉम अ विलेज इट वाज रियली अ ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज गांव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। मतलब वो भाग दौड़ आपको यहाँ पे महसूस होती है। गांव में यू कैन इफ यू आर लिविंग देयर यू कैन हैव दैट, वो स्लो लाइफ है, इतना कुछ ऐसे नहीं लगता है कि आप सुबह से शाम तक भाग रहे हो बस। मतलब आई हैड गुड स्कूलिंग, कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी वहाँ पे, बट एवरी टाइम आई वॉज बैक एट माई होम। और वो अब गाँव में रहते हैं तो इतना ऐसे नहीं लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है या फिर शोर शराबा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। बट व्हेन आई कम टू दिल्ली इट वाज रियली ड्रास्टिक चेंज, जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा मेरे को थोड़ा यूज टू होने में। गांव के लोग शहर में फिर भी थोड़े टाइम में एडजस्ट हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर द सिटी किड टू एडजस्ट इन अ विलेज लाइफ, जो कि कोई जाता भी नहीं है। एंड मतलब फॉर यू गाइज इट इज बेसिकली कि थोड़ा वेकेशन पे चले गए या फिर 2-4 दिन के लिए घूमने चले गए, एंजॉय करने, हवा, मिट्टी, खेत और बैलगाड़ी, वो सब हमारे लिए ट्रेजर है, प्लेजर है, और आपके लिए एक डेली रूटीन है। और वो मतलब हमारे दिनचर्या में आ जाती हैं सारी चीज़ें। बट वही है कि थोड़ा टाइम लगा वो सारी चीज़ों से एडजस्ट होने में। एंड अगेन आई वॉज लिविंग विद माई मासी हियर, तो मेरी मासी दिल्ली में ही रहती हैं, तो उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया सारी चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ पे भी मेरी एक फैमिली थी और मेरे घर वालों ने भी यहाँ पे मेरे को अकेले मतलब इतना उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले ही लड़की घर से निकली है, तो वो भी लगता है कि कैसे करेगी, कहाँ रहना सहना कैसे होगा। और बाकी पढ़ाई में भगवान की कृपा से मैं अच्छी रही हूँ, तो उसमें तो उसमें ड्यू में तो मेरिट से एडमिशन हो गया था उस टाइम पे। फिर उसके बाद डीएससी में भी मेरा मेरिट पे ही एडमिशन हुआ था। तो डीएससी में क्या होता है कि उस टाइम, अभी तो सीयूईटी एग्जाम आ गया है जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट एट दैट टाइम इन 2020 आई passed out from my undergraduation and for post graduation entrance भी था और ये भी था, मतलब मेरिट के बेसिस पे भी होता था। तो 50% सीट्स वर फॉर द मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स एंड 50% वर फॉर द एंट्रेंस बेस्ड उस टाइम पे। तो जो ड्यू के बच्चे पढ़ते हैं वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंटर कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए एंट्रेंस होता है। तो उस टाइम पे बिकॉज मेरी जीपीए अच्छी थी मेरे अंडर ग्रेजुएशन में, तो मेरा डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे डीएससी में एडमिशन हो गया था। अगेन उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मैं मास्टर्स करूंगी या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करूंगी, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे जिनको पीजी के लिए जाना था वो सब एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग्स ले रहे थे उस टाइम पे, बट आई डिड नॉट। एंड मेरिट के बेसिस पे मेरा उसमें एडमिशन हुआ। अगेन आई थिंक इकोनॉमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन द डेस्टिनी फॉर मी। आई नेवर थॉट कि मैं यूजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से करूँगी, जस्ट बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक्स इन माई 12th क्लास। अपार्ट फ्रॉम माई साइंस सब्जेक्ट्स आई हैड PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में आई ओनली हैड इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा साइड सब्जेक्ट होता है। तो जस्ट बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक्स, तो आई थॉट कि वाई नॉट
गो विद इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बिकॉज सिविल सर्विसेज में वैसे भी इट इज़ मोर ऑफ यूज रैदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। तो आई थॉट कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद डीएससी में मेरा मेरिट के बेसिस पे हुआ, एंड देन कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस का एनवायरनमेंट में मैं बोलूंगी कि जैसे इतना बड़ा शिफ्ट था आपके लिए, तो कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ? किसी भी स्टूडेंट ने कभी ऐसा कुछ कमेंट किया, कुछ ऐसा महसूस कराया कि अरे ये तो वहां से आई है? See, Small town girl. people say a lot of things, but I think I am blessed in that way that I don't care much. Everybody out there has to have a high self-esteem. Think good about yourself. And it is not like कि कोई अगर कोई है भी, कोई Right. more used to this life, तो वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनको जीनी है, आपको अपनी लाइफ जीनी है। तो आप अपने बारे में अच्छा सोचिए कि अब अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी टाइम बाद समझ में आ जाएगा। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो इनके पीछे हूँ, या फिर मैं कैसे कोप अप करूँगा, या फिर मेरे को तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 दिन बाद समझ में आ जाएगा, थोड़े कोई टाइम ऐसा बाद। कमेंट जो आपको याद रहा हो? उतना बोलने का आई थिंक मैंने कभी किसी को उतना मौका नहीं दिया, और ना ही मैंने किसी को इतना स्पेस दिया कि कोई मेरे बारे में मेरे सामने आके मेरे को ऐसे बोल सके। तो आई हैव बीन इन सेफ स्पेस दैट वे। बाकी पीछे अगर कोई बोल रहा है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहो। राइट अप्रोच। अगर कोई भी फीमेल गांव से आ रही हैं और यहाँ आके पढ़ के करियर बनाना चाहते हैं, तो जो शिवानी जी ने बोला ना, उसी अप्रोच के साथ लगे रहिए। जिनको बोलना है बोलने दीजिए, आप अपने गोल पर फोकस करिए, और अपने गोल पर फोकस करके अपनी सक्सेस को जरूर अचीव कीजिए। करेक्ट। बैक टू द क्वेश्चंस। कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें अपने कैंपस के दिनों का, अच्छा या बुरा पर मेमोरेबल, जो आप भूल नहीं पाती हो कभी? कैंपस के टाइम पे जो मैं सबसे ज़्यादा अभी मिस करते हैं वो होती है फ्रेंडशिप। तो उस टाइम पे जो आप फ्रेंड्स बनाते हो, उस टाइम पे जो मतलब वो घूमने फिरने के लिए भी और दूसरा पढ़ाई करने के लिए भी वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। और आप अगर आपकी बातचीत होती रहती है तो आपका वो दिन भर का, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी से कुछ झड़प हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी आप आपस में शेयर कर पा रहे हो। तो वो एक सेफ स्पेस आपका बन जाता है, जो फ्रेंड्स वाला स्पेस होता है। वही थोड़े टाइम बाद मतलब एवरीबडी मिसेस आफ्टर दैट। कनेक्टेड है अभी भी? हाँ, फ्रेंड्स के साथ तो है। और वो डीएससी के बाद तो मतलब मेरा ज़्यादा बॉन्ड तो फिर आईसीआईसीआई बैंक में जाने के बाद मिला, बिकॉज हम यहाँ से 8-10 लोग एक साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो उस टाइम पे हम सारे लोग ने एक नए हैदराबाद में जाके एंड लिविंग लाइक जॉब करना, फिर अकेले रहना वहाँ पे, तो इट वाज अ बिग डील। और सब लोग नए बच्चे ही थे, तो उस टाइम पे सारी चीज़ों का एक साथ कोप अप करना, एक नए शहर में घर बनाना, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे तो हमारी बॉन्डिंग फिर और ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि फिर हम सारी चीज़ें एक साथ ही सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे। क्योंकि वो हैदराबाद दिल्ली से बहुत दूर है और सारे बच्चे ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के ही थे। एक कल्चर का भी डिफरेंस था। वो साउथ इंडिया आप पहुँच गए हो हैदराबाद में, लैंग्वेज में भी दिक्कत, अमरोहा गाँव से। तो वो वही है कि वहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट था हैदराबाद में, बिकॉज इट इज़ बिकमिंग अ आईटी हब। अब तो बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे अभी लैंग्वेज का उतना बैरियर नहीं रह रहा है, लोग हिंदी समझने लग गए हैं, इंग्लिश समझते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। खाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फील हुआ था वहाँ पे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको नॉर्थ इंडियन उस तरीके से नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा खाने का प्रॉब्लम लगता है, बट हो जाता है। एक सवाल मेरा रह गया, क्योंकि मुझे जानना है कि दिल्ली की रैगिंग बहुत फेमस है, तो आपके साथ हुई कभी कैंपस में, अलग अलग जगह जहाँ पढ़ रही थी, तो कोई रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो कैंपस में वो नो रैगिंग वाली पॉलिसी थी। बहुत फॉर्चुनेट रहे आप। हाँ। मुझे लगता है उस टाइम पे वो सारी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी जब हमने एंटर किया, एडमिशन लिया। फॉर्चुनेट रहे। हाँ, करेक्ट। सो उस टाइम पे मेरे को भी लगता था, जब कॉलेज में एंट्री किया तो शुरू में लगता ही है कि सब कुछ बहुत नया नया है, और उसके बाद फिर पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, सीनियर्स कैसे होंगे, बट ठीक था एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ रैगिंग वाला सीन नहीं था वहाँ पे। मैं आपके बारे में जब रिसर्च करी तो मैंने देखा कि आपने सिर्फ, लोग जो है इतनी नई किताबों के पीछे, बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागते हैं जब ऐसे किसी एग्जाम की तयरी करते हैं, पता नहीं बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, बट आपने कहा कि मैंने सिर्फ अपनी यूजी की बुक्स को अपना बाइबल बना लिया। करेक्ट। ऐसे कैसे? See, what I think is I was fortunate enough कि मैंने अच्छे से पहले से पढ़ाई करी, तो यूजी पीजी 5 साल इकोनॉमिक्स था मेरे पास, तो एक तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर ग्रास्प था। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने यूजी वगैरह या पीजी में ऐसे अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है किताबों की, तो आई हैड ऑल माई बुक्स और अंडरलाइंड नोट्स वगैरह सब थे मेरे पास पहले से। उस टाइम पे वही चीज़ मेरे को हेल्प करी, क्योंकि
आप एकदम से जब तैयारी करने का सोच रहे हो, तो जब मैंने पढ़ाई करने का सोचा तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी पुरानी बुक्स ही उठाई, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी। एंड आई थिंक सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है, जैसे जिसको अच्छा लगे पढ़ने में वैसे ठीक है। बट जो मैंने फॉलो किया वो यही था कि आई टुक माई यूजी बुक्स, उसके बाद मैंने उसमें अपने नोट्स बनाते वक्त वो सारी बुक्स फॉलो करी जो कि स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं। जैसे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एच.एल. आहूजा स्टैंडर्ड बुक है, जो कि अच्छी किताब है, और किसी अगर स्क्रैच से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो बहुत अच्छे से आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमें उसमें पढ़ाई जाती है, ड्यू में पढ़ाई गई थी, वो वेरियन थी, जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड बुक मेरे को लगती है इन कंपैरिजन टू आहूजा। तो मैंने वही किया कि अपने नोट्स उठाए, अपनी बुक पढ़ी, और दोनों नोट्स बनाते वक्त दोनों को मर्ज कर दिया। तो उससे मेरा आंसर भी डायनामिक बन गया और दोनों बुक्स भी मैंने अपनी कवर कर ली, और मेरे को जल्दी भी कवर हो गया क्योंकि मैंने अपनी वही पुरानी किताबों से पढ़ाई की है। तो टिप्स हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको, जो तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसे की जाती, ये है इसका सीक्रेट। सीक्रेट तो सबका अपना अपना होना चाहिए। आई वॉन्ट से कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो समबडी, ऐसा नहीं है। बट आपको जो सही लगे आप वैसा कीजिए। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है। सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस वाला PDF सबसे अच्छे से पढ़ें। जो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक आएगा, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बारे में उसका ये देखो कि उसका होराइजन कितना है, एंड दैट यू कैन सी फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो फॉर मी व्हाट वर्कड वाज माय ओन बुक्स एंड देन दी पास्ट ईयर पेपर्स, जो कि कोलेटेड पेपर्स मैंने लिए थे। सो इट वाज मोर लाइक कि टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, रैदर देन ऐसा कि 2023 का पेपर है वो ऐसा आया है, 2024 का पेपर है वो ऐसा आया है। जो मैंने लिया वो ऐसे था कि कंज्यूमर थ्योरी है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए पिछले 8-10 सालों में, तो वो कोलेटेड क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग कंज्यूमर थ्योरी, देन वो कोलेटेड क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलरली टू दैट टॉपिक आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपको एक आइडिया लगता है कि हमने पढ़ तो लिया है, टॉपिक बुक से भी पढ़ लिया, मैंने नोट्स भी बना लिए, बट टू अंडरस्टैंड कि अब मैंने पढ़ लिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी तो मेरे से हो पा रहे हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ PYQs एज पर टॉपिक वाइज वॉज दैट इफ उसमें आपको लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसे भी उसमें से फिर भी आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू नो कि आपके टॉपिक का होराइजन कितना है, आपको ये चीज़ें और पढ़नी है उस टॉपिक में। तो इसके हिसाब से वो काफ़ी हेल्प किया मेरे को उस टाइप से पढ़ने में। यूजुअली हम देखते हैं कि 10 लाख रुपीस वाले एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं UPSC कोचिंग के, बड़ी बड़ी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो मोटी मोटी फीस उसके लिए लेते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपने UPSC को मतलब कैसे बिना कोचिंग के इस मिथ को ही बदल दिया? तो आपको क्या लगता है कि ये मिथ है कि सिर्फ कोचिंग से ही बंदा पास हो सकता है, जो लोगों के बीच में फैला दिया गया है, हाइप कर दिया गया है? ये तो फॉर श्योर मिथ ही है बहुत। मतलब सिर्फ कोचिंग से तो नहीं होता है। ये हर बच्चे को ही लगता है कि नहीं, अगर हर पेरेंट को भी लगता है कि मैंने भाई ये कोचिंग ज्वाइन करवा दी, अब 10-12 लाख जितनी भी फीस है वो मैंने पे कर दी, अब तो मेरा बच्चा स्टार और मतलब बनी जाएगा और गवर्नमेंट सर्विस में चला ही जाएगा, IAS ऑफिसर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग करने से ही हो पाएगा। अच्छे से सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप पहले से कितना आपका कितना बेस प्रिपेयर्ड है। अगर आपको लगता है कि पहले से ही मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने अपने क्लासेस अच्छे से पढ़े हैं, तो उसके बाद आपको नेविगेट करना है कि आपको पढ़ना क्या है। उस चीज़ में कोचिंग कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है आपकी, लेकिन पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है वो तो फिर बाद में आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनानी पड़ेगी। बट सिर्फ कोचिंग से होगा, दैट इज़ अ मिथ। कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड फाइंडिंग आउट योर ओन स्ट्रैटेजी एंड व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट और सिर्फ कोचिंग नहीं, तो इसका मतलब जो ये बना हुआ है माफिया, कोचिंग माफिया ही बोला जाएगा इसको, जो इतनी फीस पेरेंट्स के बैंक बैलेंस से निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली आपका क्या सजेशन है उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि नहीं बिना कोचिंग के तो कुछ नहीं होगा? कई बच्चों को भी लगता है। उन माफियाज को भी हम एक मैसेज देना चाहें कि इस को थोड़ा कम करें, पेरेंट्स के बारे में भी सोचें। शायद कहीं ऑफेंसिव हो, लेकिन स्टिल हम ये बोलना चाहेंगे कि लोगों तक एक अवेयरनेस हो इस चीज के लिए। मतलब इतना ज़्यादा एकदम से ओवर हाइप्ड चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना देखिए,
अपना नॉलेज कितना है, अपना क्या करना है आगे, वो सारी चीज़ें देखो, रैदर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग सम पाथ कि भाई ये ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ जो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ऑलवेज हैव प्लान बी व्हेन यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज बहुत थोड़े बच्चे हैं जो कि फाइनली सेलेक्ट होते हैं, एंड इट इज़ डेस्टिनी, इट इज़ डेडिकेशन, इट इज़ योर ओन हार्ड वर्क, बट कहीं ना कहीं बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं बच्चों के। और ऐसा नहीं है कि जो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं या फिर जो रिटन एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है, वो बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उन्होंने भी, जो इंटरव्यू तक पहुंच के भी फिर वापस बैक टू ग्राउंड जीरो हो जाते हैं, बिकॉज द एग्जाम इज लाइक दैट, द फॉर्मेट इज लाइक दैट। इवन इफ यू आर क्लियरिंग मेन्स, इवन इफ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि इंटरव्यू के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। और अगर इंटरव्यू के बाद भी नहीं होता है तो आपका पूरा 1 साल वेस्ट है, आप फिर से पीछे से शुरू करेंगे तो फिर आप बस, तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हो। एक बारी सिलेबस आपने कर लिया है तो उसके बाद तो वैसे भी आपको रिवीजन ही करना है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम सिर्फ रिवाइज ही करते रहो। और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आप नहीं पढ़ पाओगे। एक बार ही सिलेबस कंप्लीट हो गया देन तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी विद जॉब, देन तो यू कैन एटलीस्ट 1-2 आवर्स 3-4 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो ना, अगर आपको पढ़ाई करनी ही है अच्छे से। तो उस तरीके से हमेशा प्लान भी लेके चलो, सो दैट इफ़ कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट आपका कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा हो, आपने ऐसी पढ़ाई करी हो जिससे कि आपके पास कोई और जॉब भी हो आपके हाथ में, और उससे मेंटली भी आप बहुत सेफ स्पेस में रहते हो। ऐसा नहीं रहता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इतनी उम्र हो गई है और कैसे अब फिर से चीज़ें स्टार्ट करें। तो वो एक सेफ मेंटल स्पेस में रहना बहुत अच्छा होता है। आई ऑलवेज हैड दैट थॉट जब मेरा वो रिटन एग्ज़ाम था, एंड आई यूज्ड टू गो टू दैट सेंटर। हैदराबाद में मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, एंड अकेले ही मैं जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ तो कौन, फैमिली तो मेरी इधर है। तो वहाँ पे जब मैं जाती थी तो सबसे वो सोच के मेरे को लगता था कि ठीक है एग्ज़ाम दे रहे हैं, आई स्टडीड रियली हार्ड एंड इट वॉज रियली, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा स्टेक्स नहीं है, बट मैं बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही थी और आई रियली वॉन्टेड टू लाइक क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट मेंटली एक सेफ स्पेस था कि ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो आई एम डूइंग गुड, आई हैव अ वेरी वेल पेड जॉब। तो उससे आपका ना दिमाग शांत रहता है, उससे आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उससे आप एग्जाम भी कामली लिख पाते हो, फालतू का प्रेशर नहीं रहता है आपके दिमाग पे। तो आई थिंक दैट वे योर प्लान बी वुड हेल्प। ऐसा नहीं लगेगा आपको जीवन में कि एग्जाम में आप अच्छा भी कर रहे हो, नहीं भी हो पा रहा है, एंड देन यू आर नोवेयर। तो वो वाली फीलिंग मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। वो ट्रॉमा से बचने के लिए आई थिंक एवरीबडी शुड हैव प्लान बी इन योर, like if you are preparing for UPSC। आपकी बातें सुन के मेरे को एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि प्लान ए और बी तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे यूपीएससी के लिए लोग सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं, हमने तो यही सुना है। Correct। और 12-18 घंटे पढ़ते रहते हैं। वहाँ तो आपने जॉब भी नहीं छोड़ी, फिर कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी, फिर 6 सब्जेक्ट के रिटर्न के लिए भी कोचिंग नहीं लिया। तो ऐसा क्या मैजिक था? मैजिक कौन सा थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मुलेशन फॉर्मेट में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो भी उसे फॉलो करके शायद कुछ तो उसको अचीव कर पाए। मैजिक इज जस्ट हार्ड वर्क, डोंट पिटी योरसेल्फ। एक्सक्यूजेस मत दो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी कि आपको 3-4 घंटे पढ़ाई करनी है, जॉब पे भी जाना है, बाकी काम भी देखने हैं, एंड इफ़ यू आर लिविंग अलोन तो आपको घर के काम भी देखने हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ, आप घर में मम्मी वहाँ पे हैं तो सब कुछ करके दे देंगी। किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है दिस इज़ द सिचुएशन, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन गो फॉर इट। डिसाइड, एक बार में डिसाइड कर लो, एक पॉइंट पे डिसाइड कर लो। कन्फ्यूजन फेस सबके दिमाग में आता है कि करना है नहीं करना है। आई ऑल्सो वेंट थ्रू इट। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने तो एकदम ही डिसाइड कर लिया और फिर मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो इनडिसाइसिव फेज होता है वो सबकी लाइफ में होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट फेज। दैट्स वाई व्हाट आई डू इट, एक प्लान ए लिया और एक प्लान बी पे फोकस किया। वो प्लान्स भी बनाओ, और दूसरी चीज़ ये कि एट सम पॉइंट 2-3 दिन सोचो, हफ्ता भर सोचो, लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है देन डोंट लुक बैक।
उसके बाद ये मत सोचो कि नहीं वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। अभी अभी एक बार डिसाइड कर लिया कि पढ़ाई करनी है और इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, तो अब अच्छे से, अब फिर डिसीजन के बाद ये मत सोचो कि नहीं इसके कुछ और भी हमारे पास ऑप्शन था। फिर उसके लिए आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करो एंड फॉर्मूला इज ओनली हार्ड वर्क। मेहनत करते रहो, बाकी अनसर्टेनिटी और कॉम्पिटिटिवनेस तो सब जगह है। जो हमारे हाथ में है वो सिर्फ है मेहनत करना। तो सिर्फ मेहनत करते रहो, होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। प्लान बी पे फोकस करो। हाँ जी। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि शिवानी जी हैं जो वो जॉब के साथ हर रोज 3-4 आवर्स पढ़ पाती थी और सिर्फ वीकेंड पे पढ़ती थी 10 घंटे 8-10 घंटे जितना भी वक्त निकालती थी। तो आप सोचिए कि जॉब के साथ भी ये चीज़ें इस तरीके से अगर हम सही टाइम टेबल बनाएं, सही तरह से पढ़ें तो मैनेज हो सकती है। बट मुझे ये जानना है कि ये सब इतने चीज़ें एक साथ आपके पैरेलल चल रही थी, क्योंकि बैंक में जॉब करना आसान काम तो है, बहुत सारा वर्कलोड भी होता होगा, फाइनेंशियल एंडिंग भी होती है, उस मंथ एंड पे काम ज्यादा होता है, तो वो सब के बीच में लोग तो इतना इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वो रहते हैं। तो आपने इस सारे बैरियर्स के साथ, इतने हैवी वर्कलोड के साथ और ये डिस्ट्रैक्शन के साथ खुद को कैसे मैनेज किया? क्या टाइम टेबल था आपका? टाइम टेबल तो वही आपने सही बोला कि मैं 3-4 घंटे ही निकाल पाती थी वीक डेज में। एंड डेडलाइंस जो मेरी टीम का काम था, आई यूज्ड टू हैव क्वार्टरली डेडलाइंस। इट वाज नॉट जस्ट कि मार्च एंड में ही काम होगा, तो वो हर क्वार्टर के टाइम पे, मतलब एवरी क्वार्टर वी यूज्ड टू प्रिपेयर सम डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, और उसकी डेडलाइन होती थी उस टाइम पे। तो कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, कुछ टाइम ऐसा है कि मुझे ज़्यादा टाइम अपना जॉब को देना पड़ रहा है, तो ऐसा टाइम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्रेक कर दो आप। मतलब वो ठीक है कि 2 दिन नहीं पढ़ पाए, 3 दिन नहीं पढ़ पाए बिकॉज यू हैड सम वर्क, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 हफ्ते छोड़ दिए फिर से शुरू करते हैं, देन यू गेट बैक टू ग्राउंड जीरो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं बीच में 1-2 हफ्ता ब्रेक कर दी हूँ तो फिर से स्क्रैच से सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपने क्या पढ़ा था पहले, क्या कहाँ तक कवर कर चुके हो अपना सिलेबस, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस चीज़ में वही है कि टाइम मैनेज करो। ठीक है आप 3-4 घंटे निकाल पा रहे हो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। किसी एक आध दिन नहीं मन कर रहा है, 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है, बट उतना नहीं कि 10 दिन छोड़ दिए फिर कहीं घूमने चले गए, फिर उसके बाद आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना करें, रैदर देन कंसिस्टेंटली अपना सिलेबस फॉलो करो। और ब्रेक लेना है तो थोड़े टाइम कर लो, ऐसे नहीं कि बहुत लंबा ब्रेक लेना है। और वीकेंड्स पे जैसे टाइम मिलता है या फिर ऐसे बीच बीच में छुट्टी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें यूटिलाइज करो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कि जॉब को लीव्स वैसे मिलती हैं जो हम घर जाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूजुअली करनी भी चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वो सारी छुट्टियां अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करी, जैसे होली दिवाली पे या फिर वो सारी चीज़ें। तो फोमो नहीं हुआ आपको कभी? होता है, बहुत होता है यार, छोड़ देती हूँ आज तो, अभी तो कम से कम, क्योंकि अभी जॉब कर रही थी, जॉब से आई हूँ, घर का भी कुछ काम अपने इससे देखना होता होगा, अगर बाहर रह रहे, पढ़ रहे, काम कर रहे हैं, वो फिर पढ़ाई भी करो, मतलब लोग तो बोर हो जाते हैं। थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, होता है, बोर सबको होता है, मेरे को भी होता था बीच बीच में, बट ऑब्वियसली आई हैड फ्रेंड्स देयर, तो थोड़ा बहुत उधर घूम लिए। जाते थे घूमने? आपकी बातें सुन के तो नहीं लग रहा कि गए होंगे जब तक क्लियर नहीं हुआ होगा। थोड़ा बहुत बीच बीच में जाते थे, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हो गया था बिकॉज आई वॉज देयर फॉर 2 years, तो फर्स्ट ईयर में हम हैदराबाद घूम लिए थे। ऐसा था कि अब सेकेंड ईयर में इतना सब कुछ बचा भी नहीं है, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने थे वो हम देख चुके हैं, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा मैंने कम किया वो सारी चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं डिनर विनर पे जाना बंद कर दिया, बट आई एम सेइंग कि अपने हॉलीडेज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। लर्निंग क्लासेस दे सकते हो टाइम मैनेजमेंट की, सीरियसली वर्कशॉप कर लीजिए। नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है अब एग्जाम्स के लिए, अगर 2-3 चीजें आपको साथ में मैनेज करनी है। इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, मतलब मेरे साथ अभी तक जितने गेस्ट थे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि ये सारा मल्टीपल चॉइसेस ऑफ वर्क एंड स्टडी एंड जॉब, और उसके बाद आप कह रहे कि नहीं मैं चले जाती थी घूमने कभी कभी, तो वो टाइम टेबल क्या था? हम तो क्यूरोसिटी वाइज हम जानना चाह रहे हैं, घंटे और दिन पूरे हफ्ते के। घंटे दिन के हिसाब से तो मैंने कभी बनाया नहीं वैसे। वाह। इट वाज कि ठीक है पढ़ाई करनी है, सब दिमाग में स्टोर था। इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि ठीक है आपको पढ़ाई करनी है, एंड इट वाज नॉट इवन लाइक कि मैंने ऐसे सब्जेक्ट फिक्स कर दिया है कि आज मेरे को यही सब्जेक्ट पढ़ना है। जब तक आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाई करेंगे तो उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। अगर मैं पहले से ही
फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, तो ऐसा है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आगे का पढ़ना है, तो अगर नहीं मन कर रहा है तो उस दिन वो वाली किताब की जगह दूसरी किताब पढ़ लो। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ना उसमें। तो फिर ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है तो फिर मैं वो वाले सब्जेक्ट्स पहले खत्म कर लूँ। तो यू हैव टू फाइंड वेज टू गिव योर सेल्फ मोटिवेशन। बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की 10 लोगों से बात करो, उसको फॉलो करो, rather than that just focus on yourself कि किस तरीके से खुद को मोटिवेट करना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, किस तरीके से ये सोचना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए स्टेप वाइज, rather than just कि अभी इसका इंटरव्यू देख लेते हैं, अभी ये क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज इंटरनेट पे सब पे रहते हैं, लेकिन rather than just listening to everybody एक आध बार देखो, डिसाइड करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, देन बार बार उन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत है। आपने जब पहली बार घर पे बताया कि मैंने जॉब तो कर रही हूँ पर मैंने साथ में यूपीएससी का फॉर्म भी भर दिया है, तो क्या रिएक्शन था पापा का, मम्मी का? दे वर तो ऑल वेरी हैप्पी। वो पहले से ही चाहते थे कि मैं किसी सिविल सर्विसेज वगैरह में काम करूं। वो पहले से हमारा था। सिस्टर्स वगैरह तो सभी खुश होते हैं, वो तो फैमिली का सपोर्ट ऑलवेज रहा ही है साथ में। और बचपन से जो मेरे लिए सब लोग बोलते भी थे कि, और मेरे बाबा का भी सपना था, तो सबके दिमाग में वही था कि दीदी तो सिविल सर्विसेज में ही जाएगी, उधर ही पढ़ाई करनी है उसको। लेकिन जॉब के साथ साथ जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो नॉट मेनी पीपल न्यू, सिर्फ घर में मम्मी पापा को या फिर बहन भाई को ही पता था कि ऐसे ऐसे मैं एग्जाम दे रही हूँ। बाकी ज़्यादा लोगों को बताया नहीं। फिर जब सबको पता चला तो सब खुशी होते हैं वैसे तो, बट बाकी पीछे पता नहीं। लेकिन वो है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही फिर सबको बताया, ऐसा पहले से ही नहीं सबको पता था कि मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ, एग्ज़ाम कर रही हूँ। इवन जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे भी हैदराबाद में भी, उनको भी सबको नहीं बताया। जॉब क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रही थी। बैंक में पता था किसी को जहाँ काम कर रहे थे कि आप दे रही हैं एग्जाम? नहीं। तो उनको तो बहुत शॉक लग गया होगा बाद में। हाँ, आई टोल्ड माय मैनेजर हाँ, आई टोल्ड माय मैनेजर व्हेन आई क्लियर्ड द एग्जाम, तो ही आल्सो सेड कि तुमने तो काम भी ऐसे है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम काम डिले करके दे रही हो, तो ऑफिस का काम भी तुमने टाइम से किया है और फिर उसके बाद किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड he was happy। वहाँ का जो काम था वहाँ पे अच्छा था, and he also really supported, like team था। हाँ, supportive environment था, टीम अच्छी थी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर वहाँ पे नहीं फील हुआ। और काम जब होता था तो हम काम करके देते थे, जिस टाइम पे डेडलाइंस होती थी उस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे आवर्स उधर चले जाते थे, तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम अगर वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है, बाकी टाइम आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप मैनेज करा सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक में जब आपका 5th नंबर आया, 5th रैंक आई, तो कैसी फीलिंग थी, कैसे? तो रिजल्ट एक्चुअली हमारा आया था 12 दिसंबर 2024 को। एंड जब आया था रिजल्ट, तो क्योंकि जब रिटर्न के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि सबको दिल्ली आना है और फिर पता भी रहता है कि अगर कोई प्रोसेस है या फिर कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए हेल्प हो जाती है। 40 या 41 बच्चे सिलेक्ट हुए थे रिटर्न के बाद, तो उसमें से कुछ लोगों के साथ जान पहचान थी। जान पहचान एज इन कि पता चल गया था कि भाई अगर कुछ करना है तो आप एक दूसरे को बता दो। तो उस टाइम पे 6-6:30 बजे रिजल्ट आया, एंड समबडी जस्ट रोट ऑन दी व्हाट्सएप कि रिजल्ट्स आर आउट करके, एंड आई डिड नॉट सी दैट PDF। आई वॉज पैकिंग माई बैग, तो बस ऑफिस से निकलने ही वाली थी मैं उस टाइम पे। और फिर मैं थोड़ा देर फिर मैं शांति से बैठ गई वहीं पे। फिर उसके बाद किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा, जो कि पर्सनल मैसेज था। देन आई न्यू कि हो गया खुद तो नहीं देखा, किसी और से पता चला। उसके बाद जब कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, उसके बाद फिर मैंने PDFs देखी, फिर मैंने खुद से दोबारा PDF डाउनलोड करी, फिर देखी, बिकॉज पहले इंस्टेंस में आपको विश्वास नहीं होगा कि हो गया फाइनली। तो पहले मैंने कम से कम आधा घंटे तक सारी चीज़ें दोबारा देखी, रोल नंबर चेक किया, एंड फिर भेजा भी मैंने अपनी बहन को कि एक बार ढंग से रोल नंबर देखो, मेरा ही रोल नंबर है कि किसी और का तो नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियली श्योर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही आप बस सोच लो कि हो गया, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ था, तो वो चीज़ ज़्यादा बेकार होती है। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा आधे पौने घंटा सही से देखा, सोचा, देन आई वेंट बैक टू माई होम, जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे, एंड देन आई टोल्ड माई फादर। उनको कॉल किया कि सबसे पहले, फिर मैं आराम से घर गई, नेवर
आई डिड नॉट हैव दैट बहुत क्रेजी रिएक्शन या कुछ ऐसे, इट वाज ऑल इन माय माइंड। आके मैंने अपने माला वाला फ्रेंड्स पहना को के भी नहीं स्वागत नहीं बताया, हुआ? वहां पे मैंने बताया ही नहीं उनको एकदम से। और फिर उसके बाद फिर पापा को कॉल किया, तब उनको बताया। फिर वो बोलते हैं हाँ हम तो कह ही रहे थे हो जाएगा करके, तो हो ही गया है। फिर मम्मी को बताया, फिर धीरे धीरे फिर मैनेजर को, फिर सारे लोगों को धीरे धीरे पता चला। फिर घर वालों में भी सबको पता चला कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया। सब लोग सरप्राइज थे क्योंकि ये भी नहीं पता था कि मैं एग्जाम दे रही हूँ या जॉब के साथ क्लियर कर लिया भैया, हाँ। तो सीक्रेट निकला है बाहर। तो वो था, इट वाज रियली अ गुड डे एंड दैट डे माय पेरेंट्स एनिवर्सरी वाज आल्सो देयर। ओह वाओ, तो वो व्हाट अ ऐसे सुपर गिफ्ट फॉर अवर पेरेंट्स। तो वो ऐसे डबल सेलिब्रेशन Celebration हो हो गया गया। उस टाइम पे। तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई बेटी अपने माँ बाप को क्या दे सकती है? करेक्ट करेक्ट, तो वो बहुत अच्छा फीलिंग था एंड इट वाज अ गुड डे, ग्रेट डे इंडीड। आप अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में वर्किंग है, सो बेसिकली एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपका काम क्या रहता है, रोल क्या है वहाँ पे? See, basically after this exam, Indian Economic Services basically to hire in-house economists for the government. जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस और जो भी डेटा एनालिसिस ले लो, बिजनेस एनालिसिस ले लो, ये सारे जॉब्स पे आपको कॉर्पोरेट में जॉब्स मिलती हैं। राइट। तो ये सारे जो एनालिसिस हैं ये तो सरकार को भी चाहिए, डिफरेंट स्कीम्स एनालाइज करनी है, कहाँ पे कितना बजट होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह प्रिंट होते हैं। गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, तो यही लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू आते हैं। एंड आफ्टर कमिंग टू दिस, आफ्टर क्रैकिंग दिस IES एग्जाम, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जाओगे, या फिर ये ज़्यादातर जो बच्चों को पता होता है वो यही होता है कि फिनेंस मिनिस्ट्री में जॉब लगेगी खाली। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं और उसमें भी फिर मोस्टली पीपल आर इन फिनेंस मिनिस्ट्री, बट और भी जगह हमारी कार्डर जॉब्स होती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में मैं बात कर रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, तो बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज हैं और सब में वही होता है कि आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करने हैं, स्कीम्स पॉलिसी मेकिंग करनी है। बस आपका टॉपिक डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं अर्बनाइजेशन पे फोकस कर रही, हमारा अर्बनाइजेशन पे या फिर हाउसिंग पे फोकस है, तो आपका वो गोल डिफरेंट है, बट काम मोर और लेस सब जगह सेम ही होता है सारी मिनिस्ट्रीज में। आपका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हम करेंगे इट विल बी रिलेटेड टू अफोर्डेबल हाउसिंग, या फिर कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो मिशंस हैं हाउसिंग को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अर्बनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप फिनेंस मिनिस्ट्री में होगे तो ज़्यादा जैसे बजट वगैरह बनता है, सर्वे बनता है, तो इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प ली जाती है। सो इट इज़ मोर ऑफ अ एनालिसिस जॉब एंड पॉलिसी मेकिंग वाला काम है, जो कि यहाँ पे आके आपको करने को मिलता है। एंड इट इज़ रियली अ डाइवर्स बैकग्राउंड वाला जॉब। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है, एंड बिकॉज आपकी वर्क प्रोफाइल भी अच्छी रहती है और ऐसा आप बोर नहीं होगे आपके काम को लेके। कौन सी योजनाएं लाइक अभी तक इसमें डिफरेंट बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत है, ये सारी मिशंस जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर आते हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है वो ग्रोथ पे काम करता है। हाँ जी, इन सारे हाँ किस तरीके से अर्बन लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, या फिर डिफरेंट स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो फिर कितना हो रहा है, कितना अभी तक हो चुका है, क्या और करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री के। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? एग्जैक्टली मिशन कामयाब रहे जो मिशन था उसके लिए? मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एग्जैक्टली उस मिशन में काम नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरऑल पिक्चर कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही हैं और होती हैं। तो जस्ट टू फॉर बाहर से अगर कोई जानना चाहे कि क्या, हाँ कि क्या होता है, कैसे होता है, तो इस टाइप का ही काम होता है। आप जब से ऑफिस में आई तो आप तो भी बहुत यंगेस्ट हैं, तो बड़े बड़े आपसे 15-20 साल 10 साल बड़े ऑफिसर्स भी होंगे, मेल ऑफिसर्स, या फिर कुछ जूनियर भी होंगे मे बी जो उस लेवल पे प्रमोट नहीं हुआ, तो वो कैसा आपके साथ उनका बिहेवियर रहता है? छोटी लड़की समझते हैं या फिर ऑफिसर वाला दर्जा देते हैं कि वुड हैव ट्रीट लाइक हर कि असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन पे? आपको अपना जो भी पोस्ट मेंटेन करनी है या फिर ये बताना है, वो सब चीज़ आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। अगर आप अच्छे से अपने काम को समझते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, तो आई थिंक आपके बड़े, चाहे वो एज में बड़े हैं बट पोस्ट छोटी है, अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा, ये मेरा मानना है। किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया हो कि आई कल की आई लड़की? अभी तक तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। आई एम वेरी न्यू टू द मिनिस्ट्री राइट नाउ।
इवन इन माई प्रीवियस जॉब ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, आई टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई वुड होप कि ऐसा आगे ना हो। जो भी है हम अपना अपना काम अच्छे से करें, सब खुश रहेंगे। वुमेन्स इन ब्यूरोक्रेसी, तो वहाँ पे जनरली देखा जाता है कि लड़कियों को खुद को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, बीइंग अ मेल ब्यूरोक्रेट। तो आपको कैसा अभी तक महसूस हो रहा है जब से आपने काम यहाँ पे स्टार्ट किया है? ये जो है वो ट्रुथ है या फिर मिथ है? The speciality about Indian economic services, most of the people in my batch are females. Like if wow. अगर मैं बताऊँ आपको, हमारे में 18 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 13 लड़कियां हैं, 13 are girls. Great, clapping for this. So हमारी सर्विस में बहुत सारी फीमेल्स हैं और मोस्टली ऐसा रहता है कि ज़्यादा फीमेल सेलेक्ट होती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। बट इस बार वाला जो बैच आया था इसमें उल्टा हो गया था, इसमें लड़कियां कम थी और लड़के ज़्यादा थे। बट मतलब मोर और लेस लड़कियां फिर भी काफ़ी होती हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। बट यूजुअली इफ़ यू से कि मिनिस्ट्री में अगर हम बोलें, क्योंकि हमारी पोस्टिंग तो डिफरेंट जगह हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बैच ही एक जगह काम कर रहा है। तो वैसे अगर देखें तो फिर फीमेल्स कम होती हैं बड़ी पोजीशन पे, या फिर ऐसे जो मैं अभी देख पा रही हूँ अपने आसपास, तो उतनी फीमेल्स नहीं है जितनी मैंने अपने बैच में देखी थी। आई होप्ड कि अगर हमारे बैच में इतनी सारी लड़कियां हैं तो मे बी मिनिस्ट्री में भी वैसा ही कुछ रेशियो रहा होगा, बट उतना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा कम है। एंड होपफुली धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो सब लोग आगे अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लड़कियों को ज़्यादा पुश मिलेगा, तो अच्छे से ब्यूरोक्रेसी में भी और भी ज़्यादा लड़कियां आएंगी। बट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की अगर बात करें तो उसमें आई थिंक द रेशियो इज़ रियली गुड। आपका विजन क्या है? लाइक आप एक विलेज से बिलोंग करती हैं, वहाँ का पूरा सब कुछ एनवायरनमेंट, इंफ्रा सब अलग होता है। तो जब आप यहाँ हाउसिंग मिनिस्ट्री में अपनी कोई पॉलिसीज़ बनाने पे काम करती हैं, तो थोड़ा सा कैसा आप उसमें विजन देखती हैं फॉर सिटीज़? शहर और गांव में वैसे तो काफ़ी अंतर है। गांव में वहाँ के हाउसिंग में और यहाँ के हाउसिंग में भी काफ़ी अंतर है। यहाँ पे स्पेस भी उतना नहीं होता है जितना गांव में अवेलेबिलिटी होती है। बट जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है या फिर आगे होने वाला है, अभी धीरे धीरे आई विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। बट अभी आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो रही हैं सो दैट अफोर्डेबल हाउसिंग हो सके और अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स बायर्स वगैरह को होती हैं उनको डील किया जा सके। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। आई थिंक आप शुगर कोट वाले नहीं, हम सीधे सवाल करेंगे कुछ। इंडिया में ना आज भी ग्रास रूट लेवल पर अगर जाकर देखें, मेट्रोज में हमेशा इसलिए बोलते हैं मेट्रोज को छोड़ दीजिए, वहाँ पर भी है एग्जिस्टेंस है इन चीज़ों के, लेकिन फिर भी जो लड़कियों की डिग्री नहीं, उनका फ्यूचर, उनका बायोडेटा डिसाइड करता है। तो जो इस समाज की जो एक क्लॉक है, इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? आप मानती हैं इस बात को? मेरे हिसाब से चेंज अपने पास से ही शुरू होगा। अगर हम अपने सब आसपास के लोगों को प्रेरित करें, और अगर आप खुद अगर निकल रहे हैं, जैसे मैं अगर गांव से कुछ बनी हूँ तो आसपास के क्षेत्र में पता है कि वहाँ भाई कोई लड़की है, मास्टर जी की लड़की है जो कि ऐसे ऐसे एक अच्छी जॉब पे लगी है, तो बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है। फिर अगर आपके आसपास से लोग निकलते हैं तो आपको भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं, जो आपके पास में रहने वाले हैं वो चीज़ कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। तो उस हिसाब से अगर घर से ही आप चेंज शुरू करें और ये फालतू की चीज़ें ना सोचे कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। अब जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से पढ़िए, और लड़कियों के लिए भी ये चीज़ है कि अपने ऊपर तरस नहीं खाओ, अब एक्सक्यूजेस मत दो कि भाई मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। जो रिसोर्सेज जितने अवेलेबिलिटी, और आजकल तो आप नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, तो वो फैमिली से भी आना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आना चाहिए, उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो पढ़ाई कर ली, नहीं किया तो नहीं की, वैसा नहीं। अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे, बाहर निकलोगे, देखोगे, तो हर कोई एक अच्छी ज़िंदगी बना सकता है अपने लिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। लेकिन अभी भी ये माइंडसेट बदलता नहीं है ना कि 25-26 तक शादी और 27-30 तक बच्चे, और ये जो सोसाइटी का ये जो मिथ है, इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? वो तो आई थिंक ग्रेजुअल चेंज ही होने वाला है, और धीरे धीरे अगर लड़कियां अपना मुकाम हासिल करेंगी, टाइमलाइन है ना। हाँ, वो है, वो अभी भी है, और आई हैव हर्ड ऑफ इट मेनी टाइम्स। तो गांव में अब गांव बोले सब लोग ऐसे कि अब तो इतने, अब तो कर लिया, क्लियर कर लिया, अब तो कर दो शादी। हाँ, कि काफी उम्र हो गई है, शादी कब होगी, ये कब होगा। और फिर वो भी है कि शादी का प्रेशर भी होता है। बट ठीक है, मतलब इफ यू ओके विद योर फैमिली देन इट्स फाइन, और तुम्हें खुद
खुद का अपने आप भी देखना पड़ेगा ना थोड़ा। अगर ये सब चीज़ों से ही आप अपने आप को अफेक्टेड फील करते रहोगे कि भाई मेरे को उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो आप अपना काम कब करोगे? तो बोलने दो जिसको जो बोलना है, अपनी टाइमलाइन खुद डिसाइड करो। अब अगर आपका करियर सेट है तो उसके बारे में सोचो, पर सबसे पहला जो फोकस है वो आप अपने करियर पे करो। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इट्स ऑल व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड हाउ यू वांट टू डू इट। तो इसका मतलब आपको लगता है कि जॉब के साथ पढ़ाई करना सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, क्योंकि फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। आई तो वुड लाइक टू से येस, बिकॉज अगर मैंने जॉब के साथ कर लिया है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि Miracle नहीं हो है। सकता, मिरेकल नहीं है। इट जस्ट मेहनत तो डेडिकेशन से काम करो, भगवान की कृपा से होगा, आपका भी हो जाएगा, और वो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। तो वो ऐसे मिरेकल की तरह नहीं देखिए, वो उसको पढ़ाई करो। और दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, आपका कोई बोल रहा है कि इतने टाइम में आपको शादी करनी है, इतने टाइम में ये होना है, ठीक है, बट सबसे पहला चीज़ है आप करियर पे फोकस करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस करो, देन यू ऑल्सो हैव अ से, और आप अपने लाइफ के डिसीजंस फिर उसके बाद खुद ले सकते हो। डिसीजन से पूछूंगी कि डिसीजन या परमिशन ये कब तय करें कि अब नहीं पूछना है, अब सिर्फ डिसाइड करना है और परस्यू करना है? पहली बात तो सोच समझ के डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि भाई बस कुछ भी इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने घर वालों को बताओ। अब उनकी ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ डिसीजन ले लिया और फिर ख़त्म करी बात, बट घर वालों को हमेशा लूप में रखो। दे ऑलवेज हैव गुड इंटेंशंस। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। हमेशा उनको लूप में रखो, उनको बताओ, और अगर आपके आर्ग्यूमेंट सही हैं, आपकी राह ठीक है, तो फिर आपके घर वाले मुझे लगता है आपको सपोर्ट करेंगे। जो गांव में बैठ कर कोई स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं, आपकी इस जर्नी को, आपके इस बेस्ट टाइम टेबल को जो अचीवेबल है सक्सेस के लिए, तो वो सुन रहे हैं, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो बहाने छोड़ दें, काम पे कैसे फोकस करें? करेक्ट। अगर आप मेरा ही एग्जांपल लो तो मैं गांव से आई हुई हूँ, मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करी है और फिर एक अच्छी जगह पर पहुंची हूँ। तो गांव वाले बच्चों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम गांव से हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एक्सक्यूजेस वाले फेस से बाहर निकल के ये सोचो कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। और बहुत बच्चे हैं जो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके कर सकते हैं। तो जस्ट डोंट पिटी योरसेल्फ, जस्ट डू हार्ड वर्क एंड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। यूपीएससी और कॉर्पोरेट? यूपीएससी। इंग्लिश और हिंदी? Both, I think. But my feelings comes out in Hindi, so whatever I write in form of poetry या कुछ, तो मैं वो हिंदी में लिखती हूँ। LBS NNA या फिर ICSE चेक? ये तो every time is लबासना। आपका बिगेस्ट फेयर? My biggest fear is, I think, getting away from my family. That is रिग्रेट my फील करते हो? वो थोड़ा सा डर रहता है। अदरवाइज तो if they are there, then you can do anything. वन एडवाइस टू एवरी गर्ल इन अ विलेज? Just become something in your life. Just don't focus on marriage. आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा ये पॉडकास्ट कि आप बिना कोचिंग के पढ़ सकते हैं, यूपीएससी बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, लाखों रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इट्स रियली ओवरवेलमिंग कन्वर्सेशन विद यू। एक कुछ एंडिंग मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिकॉज आई कम फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड और ज़्यादातर हमारी चर्चा इसी विषय में रही है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे डेडिकेटेडली पढ़ाई करो, और कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस, जो एक एडवाइस मैं हमेशा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगी, दैट इज़ प्लीज़ हैव प्लान बी एंड हैव सो दैट यू कैन हैव सम सर्टेनिटी इन योर लाइफ, एंड इफ़ नथिंग हैपन्स देन यू हैव समथिंग इन योर हैंड। सो वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बीच मझधार में आप कहीं पड़े हुए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी वो एक चीज़ है। और दूसरा, जस्ट डू हार्ड वर्क। तो कोशिश करते रहोगे तो कुछ ना कुछ जीवन में आप अचीव कर ही लोगे। सो अभी हम बात कर रहे थे शिवानी चौहान जी, IAS ऑफिसर से। तो आज की कहानी ये मैसेज देती है कि रिसोर्सेज की कमी हो या वक्त की कमी हो, बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता और डेस्टिनी भी सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। करता क्या है? माइंडसेट डिसाइड करता है, और आपका हार्डवर्क तय करता है कि आपकी डेस्टिनी क्या बनेगी। तो फिर बहाने छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए तो रास्ते मिनिस्ट्री भी खोल देती है।
जैसे उनके लिए खुल गए। तो अगर ये इंटरव्यू देखकर आपके अंदर की थोड़ी सी भी आग जली हो, या फिर आपको महसूस हुआ हो कि कैसे हम हार्डवर्क करके या फिर बहुत सारे एफर्ट एंड फोकस करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, तो और आपके जो भी कोई दोस्त इस तरह की मोटिवेशन के जिनको ज़रूरत है और इस हौसले की उनको ज़रूरत है, ज़रूर उनके साथ शेयर करें और देखते रहें हमारा पॉडकास्ट शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता। कीप शाइनिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।